सभी को ओम। आज का जो योग सत्र है, योग को हम एक सामान्य व्यायाम के बारे में समझते हैं। यद्यपि ये एक जीवन शैली है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। अपने आज के सत्र को शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। योग एक जीवन शैली। देखिए, योग सिर्फ 1-1.5 घंटे शारीरिक अभ्यास करने के बारे में नहीं है, आसन या सिर्फ प्राणायाम करने के बारे में नहीं है। योग पूरी व्यवस्था है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 नियम दिए हैं: यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आसन और प्राणायाम ये तो सिर्फ 2 बिंदु हैं अपने शरीर को साधने को, मन को साधने के लिए। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो योग है। बात तो सिर्फ ये है कि हमें ऐसा नहीं कि सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे योग कर लिया और हमने सोचा कि बस सब सज जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने ऊपर काम करना होगा। इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे हम अपनी दिनचर्या पर काम करें, कैसे हम अपने सुबह पर काम करें, कैसे हम अपनी शाम पर और कैसे हम अपने रात्रि के समय पर काम करें। तो अभी तो हम योग सत्र की शुरुआत के दौरान सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम बहुत आवश्यक है। शरीर को वार्म अप करना, शरीर को हीट अप करना, शरीर को शिथिल करना। अगर मैं एक सही शब्द इस्तेमाल करूं तो होगा शिथिलीकरण। शरीर को शिथिल करना। जो शरीर रात भर से, अभी मैं आपके साथ साथ बात भी करता जाता हूं और कराता भी जाता हूं, दोनों पैरों में लगभग कंधों जितनी दूरी रखेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां सामने की ओर आती, उंगलियां आधी बंद आधी खुली। याद रहे कि उंगलियों को आधा जब आप करेंगे तो खरोंच जैसा होना चाहिए। उंगलियां से ताकत लगाइए खरोंच करते हुए, तब आपको कोई बात बनेगी। ऐसी नॉलेज करोगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। अगर आप उंगलियों को ऐसे अगर आप करते हो, कुछ थोड़ी ताकत लगाते हैं, खरोंच लगाते हैं, तो उसका इंप्रेशन आपके शरीर में जाएगा। अच्छा, ख्याल क्या रखना है कि जब आप इस मूवमेंट को कर रहे हैं तो श्वास और ध्यान दोनों के साथ कर सकते हैं। कैसे? आंखें आप चाहे तो बंद कर लें, और कैसे करना है? श्वास को छोड़ा, श्वास को भरा, छोड़ा भरा, छोड़ा भरा, छोड़ा भरा। जब उंगलियों को ऐसे किया, श्वास बाहर आ गई, उंगलियों को फैलाया, श्वास भीतर चली गई। अब मैंने आंखें बंद करके इसको विजुलाइज भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कि मेरी जो उंगलियों की मांसपेशियों में क्या परिवर्तन है, क्या वाइब्रेशन है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा अद्भुत लाभ प्राप्त करेंगे, अद्भुत। ठीक है, अभी आपने मुट्ठियां बांधी और पूरा खोला,
उंगलियां पूरी फैलनी चाहिए, अंगूठा पूरा फैलना चाहिए, इस प्रकार से पूरा हाथ खुलना चाहिए एकदम से। श्वास को आपने छोड़ा, श्वास को भरा, श्वास को छोड़ा, श्वास को भरा, और इस गति के दौरान आपने हाथ की मांसपेशियों पर, उंगलियों पर, अंगूठे पर अपने ध्यान को लेके गए और उनको मूवमेंट करते हुए देखा, श्वास के साथ और ख्याल के साथ। कितनी कितनी बार करना है? आप शुरुआत में 10 कर सकते हैं, 10-10 के 3 राउंड ले सकते हैं, 15-15 से ले सकते हैं, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। जैसे इसको 1 काउंट करते हैं, 2 काउंट करते हैं, इस तरीके से आप एक काउंटिंग के साथ अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया आपके मूवमेंट। अगला हम शोल्डर का मूवमेंट करेंगे, कोहनी का भी कर लेते हैं। आप दोनों हाथों को ऐसे लाते हैं, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। मैं कोहनी के मूवमेंट को देख भी रहा हूँ। अंतः चेतना के साथ, इंटरनल कॉन्शियसनेस के साथ मैं अपनी कोहनियों को विजुलाइज कर रहा हूँ, ये मूवमेंट कर रही हैं। श्वास छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए। ऐसे भी कर सकते हैं आप, यूँ ऐसे मूवमेंट करिए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे लाए, श्वास भरते हुए ऐसे ले गए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे लाए, श्वास भरते हुए ऐसे ले गए। कितनी बार करना है? आप ऐसे कम से कम 15 बार कर लें, ऐसे कर लें। याद रहे कि दोनों कोहनियाँ आपकी, एक हाथ से सपोर्ट लेकर दोनों कोहनियों से करना है। एक हाथ से सपोर्ट लेना, दोनों कंधे आपके रिलैक्स रहेंगे, ऐसे यूँ, ठीक है। और फिर इसका एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे, तो आपका ये एल्बो मूवमेंट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से, और ऐसे इससे विपरीत दिशा से भी कर लेंगे, तो ये आपका एल्बो मूवमेंट हो गया। अभी हम शोल्डर मूवमेंट करते हैं। कंधों का संचालन कैसे करना है? दोनों हाथ की हथेलियाँ, कोहनियाँ यहाँ पर। श्वास भरते हुए हाथों को आप ऊपर लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब देखिए पीछे से कि जब आप ऊपर लेते हैं तो हाथ ऐसे स्पर्श करें, ऐसे स्पर्श करें, और फिर पूरा रोटेशन रहना चाहिए, पूरा रोटेशन। ऐसे पूरा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में भी आएगा। क्लॉकवाइज कितनी बार करना है? 10 बार। एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। श्वास भरेंगे, कोहनियाँ ऊपर जाएंगी, श्वास छोड़ेंगे, कोहनियाँ नीचे आएंगी, श्वास भरते हुए कोहनियाँ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार क्लॉक, 10 बार एंटी क्लॉक। ये शोल्डर मूवमेंट आपका हो जाएगा। इसके बाद दोनों घुटनों का मूवमेंट कर ले, टखनों का भी कर सकते हैं, ठीक है। टखनों के लिए आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे बैलेंस बनाना है, बस पैर को हल्का ऐसा करके रोटेशन करें, 1 2 3। तो ये आपका एंकल मूवमेंट चल रहा है, 4 5। अच्छा, इसके साथ भी ऐसे कर सकते हैं आप, श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, और इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे घुमा लें, तो ये आपका एंकल मूवमेंट हो जाएगा। ये दोनों पैरों के साथ करना है। आप समझ रहे हैं, हम शरीर के हर एक जॉइंट को मूव कर रहे हैं। इसे शिथिलीकरण कहते हैं। शिथिल माने ढीला करना, शिथिल माने ढीला करना। तो इस तरीके से आप दोनों पैरों से कर लेंगे। अब एंकल के बाद हम आते हैं अपने नी पर, घुटनों पर। इसके 2 मूवमेंट हो सकते हैं। जिनके घुटनों में परेशानी है वो ऐसे मूवमेंट करें, ठीक है, और जिनके घुटनों में परेशानी नहीं है वो ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। और याद रहे कि देखिए, मैं पूरा 10-10 15-15 काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने का मन है। तो मैं जस्ट आपको एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ, एक गाइडलाइन दे रहा हूँ किस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो घुटनों को आप 15 क्लॉकवाइज घुमा लें, 15 एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। दोनों पैरों में हल्की सी दूरी बनाएं, कमर पर हाथ रखें और इसको ऐसे रोटेट करें, कमर का रोटेशन आराम से। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरेंगे ऐसे आगे निकालेंगे, श्वास छोड़ेंगे ऐसे पीछे ले जाएंगे, भरेंगे ऐसे करेंगे, छोड़ेंगे पीछे ले जाएंगे। इस तरह से रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज हो गया। फिर अपोजिट साइड से कर लीजिए, विपरीत दिशा से, तो ये कमर का मूवमेंट भी आपका हो जाएगा। लगभग आपके जॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। जब आप ये प्रोसेस कर लें तब आप विचार करें आसनों के बारे में। एक सबसे पहले जो हमने जॉइंट का मूवमेंट कर लिया, अब जो हमारी स्पाइन है, मेरुदंड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसका मूवमेंट कर लेते हैं।
उसका मूवमेंट करने के भी बहुत फ़ायदे हैं। उसके मूवमेंट के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि दोनों हाथों को पीछे बांधा, श्वास भरते घुटना ऊपर, छोड़ते नीचे। अब देखिए मेरा जो घुटना है वो शोल्डर जा रहा है, ज़रूरी नहीं आपका जाए, हो सकता है आपका पेट बीच में आ जाए, हो सकता है कि आपकी स्पाइन में स्टिफनेस है, हो सकता है कि आपके मसल्स में स्टिफनेस है, तो आप ना कर पाए, अकड़न है। तो आप जितना मूवमेंट हो उतना करें, पर करें, ठीक है, ऐसे। और फिर जब आपको लगे कि फ्लेक्सिबल हो गए हैं, आपके पास एक स्ट्रेंथ आ गई है, तो ऊपर तक ले आए। ध्यान क्या रखना है, श्वास भरते हुए घुटना ऊपर लेना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अच्छा, नीचे पैर को पटकना नहीं है, आराम से, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने आराम से लिया, आराम से नीचे रखा पैर को, आराम से लिया, आराम से नीचे रखा, ऐसे, ठीक है। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, गति में पाद हस्तासन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, श्वास भरते हुए ऊपर। बहुत सहज करना है। जिनकी कमर में दर्द है वो ज़्यादा मत झुकना, ज़्यादा एफर्ट मत लगाना नीचे जाने में, जितना आराम से हो जाए उतना कर लेना, वापस ऊपर आ जाना। योग सहजता है, जबरदस्ती नहीं है। धीरे धीरे आप अपनी बॉडी लिमिट बढ़ाएंगे, शरीर की सीमाओं को बढ़ाएंगे। अच्छा, फिर जब ये आगे पीछे हो गया, उसके बाद ऐसे गति में त्रिकोणासन, आप इसे कह सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। कुछ ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपकी बॉडी लिमिट बढ़ जाए तो आप नीचे तक जाना शुरू कर दें, ऐसे। आप जानते हैं कि ये जो मूवमेंट मैंने कराए हैं, इनका फ़ायदा क्या है। जब आप नीचे गए, पीछे आए, तो स्पाइन बार बार आगे पीछे मूव कर रही है। जब आप इस तरीके से जाते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो दाएं बाएं मूव करती है, आपकी रीढ़ की हड्डी दोनों तरफ मूव करती है, तो उसके दोनों मोशन हो गए, ठीक है। एक रह गया ट्विस्टिंग वाला मोशन हो जाता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे झुक जाए तो आपकी स्पाइन ट्विस्ट भी करेगी, ऐसे। श्वास गहरा भरे, छोड़े। अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है, दोनों पैर पैरेलल हो, ऐसा ना हो पंजे बाहर की ओर निकल रहे हो, पैरेलल उठिए, ऐसे समानांतर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मूव करिए, ऐसे, ये हाथ ऊपर जाएगा, फिर ये हाथ ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ, ऐसे यूं, ये। इसमें क्या रहेगा, अब आप देख रहे हैं कि मेरी जो स्पाइन है ये शोल्डर ट्विस्ट कर रहा है, कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं। ये जो इससे क्या हो रहा है, आपकी स्पाइन का ट्विस्टिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है। जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है ये इसको ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेशन देगा, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट हो जाएगा आपका। अब हम शुरू कर सकते हैं आसन, और इन आसनों में भी हम करेंगे के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये सबसे पहले करेंगे। उसके लिए ताड़ासन कैसे करते हैं, दोनों पैरों को मिला के रखें, दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे क्रॉस करके अपने सिर के ऊपर रख लेंगे, श्वास भरते हुए, हाथों को खोलते हुए, एड़ियों को ऊपर लेते हैं, कोहनियां सीधी करते हैं, कंधे खींचते हैं। आप इस अवस्था में जाएंगे श्वास भरते हुए, एड़ियां हवा में, पैर के अंगूठे और उंगलियां जमीन पर, एड़ियां खींचेंगे, पिंडलियों को ऊपर खींचेंगे, घुटनों को ऊपर खींचेंगे, अपनी जांघ की मांसपेशियों को, कमर की मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों को, छाती की मांसपेशियों को, कंधों की मांसपेशियों को, कोहनियों को, हथेलियों को, जितना हो सके उतना ऊपर खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इस ड्यूरेशन में अगर आप होल्ड कर सकते हैं श्वास भर के तो होल्ड करके रखें, अगर आपको होल्ड नहीं होता तो श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। या फिर यह भी संभव है कि आप श्वास भरते ऊपर जाएं, अधिकतम शरीर को खींचें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। दूसरा क्या संभव है, दूसरा ये संभव है कि आप श्वास भरते ऊपर जाएं और श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं, ये भी संभव है। तो दोनों ही तरीके हैं, श्वास को रोक कर भी कर सकते हैं, लगातार श्वास लेते हुए भी कर सकते हैं। याद क्या रखना है, श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है, ये चीज़ हमें नहीं भूलनी है, ठीक है। ये हो गया आपका ताड़ासन। अब जब ताड़ासन हमने किया तो अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन।
दोनों पैरों में शोल्डर से थोड़ी सी दूरी ज़्यादा कर लेंगे अपनी सहजता के हिसाब से, जितना आपको ठीक लगे, लगभग 2 फुट के आसपास, 2.5 फुट के आसपास। दोनों हाथों को ऐसे लॉक करते हैं, श्वास भरते ऊपर ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए रैंड कर जाते हैं, कोहनियों को सीधा रखते हैं, हाथों को बाहर खींचते हैं, जितना जा सके जाएंगे, शरीर एक प्लेन में है, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए मैं नीचे गया था, श्वास भरते हुए मैं ऊपर आया, कोहनियां सीधी रहती हैं, हाथ बाहर की ओर अपने आप को धकेलते हैं, शरीर एक प्लेन में यानी कि एक समतल में रहेगा, कंधे के ऊपर कंधा और गर्दन ऊपर आकाश की ओर देखती हुई एक ट्विस्टिंग। ऐसा नहीं कि आप इस शरीर को ऐसे मोल्ड करना है, इस तरीके से ऐसे करके नहीं करना। देखिए गलत क्या होता है, हम ऐसे गए और यूं आ गए, ये गलत है, ये तरीके ताड़ासन नहीं है। ये क्या होगा सही, आप ऐसे हैं और आप इस तरीके से जाते हैं, एक प्लेन में कोहनियां सीधी, हाथ बाहर की ओर, जितना संभव हो उतना जाए, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते ऊपर आ जाए, ये त्रियक ताड़ासन है। आप एक तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे, होल्ड करेंगे, श्वास भरते हुए बीच में। आप श्वास को छोड़ते हुए जाएं, वहां जाकर श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, श्वास भरते वापस आ जाएं, फिर दूसरी तरफ जाएं, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास को लेते रहें, छोड़ते रहें, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। आप चाहे होल्डिंग भी कर सकते हैं। श्वास को होल्ड करने के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना, क्योंकि श्वास होल्ड करने की एक सीमाएं हैं। जिनको हृदय संबंधी परेशानी है उन्हें श्वास नहीं रोकना, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का इशू है उन्हें श्वास नहीं रोकना, जिनको अस्थमा जैसी परेशानी है उन्हें भी श्वास नहीं रोकना। ये श्वास रोकने से उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप श्वास को लेते छोड़ते रहें, धीरे धीरे जब आपके शरीर में ताकत आ जाए, फेफड़ों में ताकत आ जाए, तो आप रोक सकते हैं श्वास को। या फिर आप किसी शिक्षक की देखरेख में करें, किसी योगा टीचर के सानिध्य में करें, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। ये था त्रियक ताड़ासन। और अभी हम करने वाले हैं कटी चक्रासन। मैं 2 पोज दिखाऊंगा इसके, साइड पोज और फ्रंट पोज। दोनों हाथ आप ऐसे रखते हैं, श्वास को छोड़ते हुए ऐसे मूव करते हैं और अपनी, मैं इस तरफ मूव किया हूँ राइट हैंड की तरफ से, तो मैं लेफ्ट हैंड वाली जो लेफ्ट लेग की जो हील है, जो एड़ी है, उसको ऐसे देखूंगा, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए ऐसे। अब मैं उल्टे हाथ की तरफ मूव किया है तो मैं सीधे पैर की एड़ी को देखूंगा, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए पीछे। आप मूवमेंट देख सकते हैं मेरा। बैक पोजीशन देखना है तो बैक देख लीजिए। तो ये था आपका कटी चक्रासन। ये एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट्स हैं उनके भीतर एक परिवर्तन होता है। और मुझे लगता है कि अभी जब मैं सारी बातें बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपको साफ आ रही है और लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं। आप कमेंट भी कर रहे होंगे, मुझे दिख नहीं रहे क्योंकि मैं दूर हूँ मोबाइल से थोड़ा सा। तो अगर कहीं भी किसी प्रकार की आवाज़ की दिक्कत है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमने अभी रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट देखा। देखिए, यूं तो ढेरों बातें हैं, बहुत सारे आसन हैं और काफ़ी प्राणायाम भी हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सहज से सहज बताऊं और आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ, आपको जल्दी उसके फ़ायदे मिल जाएं। ठीक है, मैं बैठ के भी कुछ आसन बता रहा हूं जो सहज हैं और सबके लिए हैं। इनकी लिमिटेशंस बहुत कम है, सीमाएं बहुत कम है। कोई मेजर प्रॉब्लम है तो है, वो मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बैठ के कुछ आसन आपको बताता हूँ क्या करने हैं। देखिए, आप ऐसे बैठ जाते हैं, अपने सीधे पैर को ऐसे मोड़ के रखते हैं। याद रहे कि ये जो पैर है ना, वो जांघ के पास में रखा हुआ है, नीचे नहीं घुसाया है मैंने। बहुत से लोग नीचे घुसा लेते हैं, तो नीचे नहीं घुसाना, साइड में रखना है, ऐसे बस हटा लेना है।
श्वास भरते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर खींचेंगे ऐसे, अधिकतम खींचा, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर धकेलना है ना, ऐसे नीचे नहीं झुकाना, ये गलत हो जाएगा। हमें आगे बढ़ाना है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाना, सामने की ओर देखते हुए ऐसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। और फिर कोशिश करनी है कि आप कोहनियों को और सिर को ऐसे लगा पाए। इसे हम कहते हैं जानु शिरासन। इस तरह से करने का फायदा ये है कि कभी भी आपको बैक पेन नहीं होगा, और बैक पेन में भी आप कर सकते हैं। बस आपको मेरी एक बात याद रखनी है कि जब आपको नीचे जाना है तो शरीर को पहले आगे खींचना है। देखिए यूं, इस दिशा में आगे की ओर शरीर को खींचना है, फिर नीचे की ओर जाना है, और कोहनियों को जमीन की लगा उतना करें जितना संभव हो। अच्छा, गर्दन नीचे ना करें जिनकी कमर में दर्द है, और ऐसे सामने की ओर देखते रहें। और जिनकी कमर में दर्द नहीं है या कम है तो वो नीचे आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जानु शिरासन, इसकी लिमिटेशन भी बहुत कम है। एक पैर के साथ किया आपने, जानु माने घुटना होता है संस्कृत में। ये जानू वो वाला जानू नहीं है जो मोबाइल में आता है, ये जानू आपका संस्कृत में घुटना है। जानू सिरासन, जहाँ सिर आपका घुटने के पास पहुंच जाए तो जानू सिरासन बन जाता है। श्वास भरती स्पाइन को खींचते हैं, दूसरे पैर के साथ भी ऐसे ही हम इसे दोहराते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोग इस पैर को ऐसे कर लेते हैं, यूं ऐसे टेढ़ा कर देते हैं इस अंगूठे को, ये बहुत बड़ी गलती है। इसको ऐसे रखिए यूं, जैसे मैंने रखा हुआ है, ऐसे के ऐसे ऐसे, आप देख रहे हैं इसको, ऐसे फ्लैट है ये, ऐसे ये नहीं है। अगर आप ये करते हैं तो गड़बड़ है, ये करते हैं पैर की स्थिति को तो ये ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब श्वास छोड़ते हुए आप नीचे गए, फिर आपने अपनी स्पाइन को आगे की ओर खींचा और नीचे की ओर गए, तो ये तो करेक्ट वे है जाने का। और जरूरी नहीं है कि आप एक बार में नीचे चले। मान लीजिए कोई इतना कर पा रहा है तो इतना ही करके रखे, कोई इतना कर पा रहा है कोई इतना करके रखे, कोई नीचे आ पा रहा है नीचे जाकर रखे। ज़बरदस्ती नहीं करें, धीरे धीरे अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएं। ये जानू शिरासन। फायदे क्या है? आपके पेट संबंधी जितनी परेशानियां हैं सब में बड़ा आराम मिलता है, चाहे वो गैस की हो, एसिडिटी की हो, इंडाइजेशन की हो, कॉन्स्टिपेशन की हो, सब में इसका फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जो आपकी पीयूष ग्रंथि जो है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ये बच्चों की लंबाई बढ़ जाती है। मैंने कहा बच्चों की, बूढ़ों की नहीं। लंबाई बढ़ने की एक उम्र होती है, अगर उस तक आप करोगे तो बहुत अच्छी चांस है कि लंबाई बढ़ जाएगी। अगर आप सोचें कि आप बड़ी उम्र में जाकर करें फिर लंबाई बढ़ जाएगी तो बहुत कम है चांस, मुश्किल ही है, बड़े बड़े ना बढ़े। तो अभी हमने जानू शिरासन किया, ठीक है। अभी हम इसका एक विषम पोज देखते हैं, जो इसका विपरीत होता है, कॉन्ट्रा पोज। इसमें क्या है कि आप इसको ऐसे करें, मैं सेतु आसन करके दिखा रहा हूँ। दोनों पैर के पंजों को ऐसे बाहर निकालें, ज़मीन की तरफ करें ऐसे अंगूठों को, और उसके बाद अपनी जो कमर है, जैसे ये दो ना हाथ की हथेलियाँ पीछे की ओर है, कितनी दूर है? कमर से लगभग 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि आरामदायक दूरी, जिस पे आप आराम से रख सकें। उंगलियां सटी हुई है, अंगूठा मिला हुआ है हाथ का। अब मैंने श्वास भरते हुए कमर को उठाया, पैर के पंजे ज़मीन की तरफ, गर्दन पीछे की ओर। गर्दन को मैं आराम से लेके गया हूँ, झटके के साथ नहीं। याद रहे, झटके से लेके जाओगे नुकसान हो सकता है, गर्दन में झटका आ सकता है। आराम से लेके जाइए, कमर को पूरा उठाइए, पैर के पंजे ज़मीन की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ। सेतु आसन, बड़े फायदे हैं इसके। हथेलियाँ मजबूत होती हैं, आपके कंधों में मजबूती आती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और कमर दर्द में आराम मिलता है। याद रहे, बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं करना है इसको, हल्का फुल्का कभी रहता है तो करिए, तो स्ट्रेंथ मिलेगी शरीर को। शरीर के भीतर जैसे आपके एड़ियों में दर्द हो रहा है, आपकी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, कॉफ मसल्स में, पैरों में कमजोरी रहती है, दर्द रहता है, तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद है सेतु आसन। अच्छा, इसकी प्रिकॉशन क्या है, लिमिटेशन क्या है? जिनको हाई ब्लड प्रेशर है करेंगे, जिनको हर्निया है वो नहीं करेंगे, जिनको हृदय संबंधी कोई दिक्कत है वो नहीं करेंगे। तो इस सेतु आसन को ये लोग नहीं करेंगे। जिनको हाल ही में कलाई का कोई ऑपरेशन हुआ है, जिनको हाल ही में पंजों में कोई ऑपरेशन या रीढ़ की हड्डी में कोई ऑपरेशन हुआ है, तो वो किसी की सलाह से करें, किसी योग शिक्षक के सलाह से करें, एडवाइस से करें, उनकी देख रेख में करें। अभी हमने बैठने वाले 1-2 आसन देखे, मैं लेटने वाले भी 1-2 आसन बताऊंगा, उसके बाद हम बातचीत करेंगे
कैसे इसको चलिए तो अभी लेटने वाले आसन हम देख लेते हैं। जो सबसे काम के तो देखो सारे ही होते हैं, थोड़ा सहज भी है और फायदे भी ज़्यादा हैं। उनमें से देखिए, पहले तो हम ऐसे मकरासन में आ जाते हैं। मैं पेट के बल वाले आसन आपको पहले बता देता हूँ। उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ, ठीक है, या फिर सीधे हाथ के ऊपर उल्टा हाथ, उल्टे हाथ के ऊपर उल्टा कान, जो मर्जी रख लें आप, पर जो हाथ ऊपर होता है वो कान उसके ऊपर जाता है। दोनों पैरों में दूरी होती है, एड़ियों की दिशा भीतर की ओर, पंजे बाहर की ओर। शरीर को शिथिल करते हैं, ढीला छोड़ते हैं, ऐसे कहते हैं मकरासन। आप आराम से अपने हृदय की गति को महसूस करिए, श्वास की गति को महसूस करिए। 15 सेकंड आराम करेंगे, फिर दोनों पैरों को मिला लेंगे। पैर के अंगूठे मिले हुए, घुटने मिले हुए, दोनों हाथ की हथेलियाँ। देखिए, एक होता है सरल भुजंगासन, एक होता है भुजंगासन। तो सरल भुजंगासन में दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में आपका सिर होता है, जो अभी मैं सरल भुजंगासन करके दिखा रहा हूँ। दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में सिर होगा आपका ऐसे, और शरीर से ऐसे हाथ जैसे मेरे हैं वैसे लगा के रखेंगे। श्वास भरते हुए सिर उठाएंगे, छाती को उठाएंगे ऐसे। ये सबके लिए है। श्वास भरते हुए आप ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप ऊपर जाकर श्वास रोककर भी होल्ड कर सकते हैं और श्वास लेते छोड़ते भी रह सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। अब मैं श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। सामान्य गति से श्वास को पूरा गहरा भरिए, पूरा गहरा छोड़िए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरा क्या हो सकता है कि हथेलियाँ इसे करते हुए 5, 7 दिन 10 दिन हो जाए और आप कंफर्टेबल हो जाए, तो दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे कंधों के पास में ऐसे ले आइए। कोहनियाँ उठ जाएंगी, उठी हुई कोहनियों को शरीर से हटा लीजिए। श्वास भरते हुए सिर को उठाइए, छाती को उठाइए और ऐसे उठ जाइए। याद रहे, कंधे ऐसे नहीं होने चाहिए, कंधे ऐसे होने चाहिए। कंधे कान के पास रहेंगे, ये गलत होगा। ऐसे रखेंगे, सही होगा। भुजंगासन, दोनों पैर मिले हुए, गर्दन पीछे की ओर, श्वास भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ये था आपका सरल भुजंगासन और उसका प्रकारांतर। इसके बड़े फायदे हैं। श्वास संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो अस्थमा है, नजीला है और साइनस की प्रॉब्लम है, तो उनमें बड़े फायदे हैं इसके। ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। अच्छा, जब आप पीछे की ओर जा रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी पर, लंबर रीजन जो है आपका, उस पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव होता है। तो पहले अब मैं आपको यही सलाह दूंगा, सरल करें, उसके बाद दूसरे में प्रकारांतर में जाएं, उसके वेरिएशन पर जाएं। तो रीढ़ की हड्डी जब पीछे की ओर जा रही तो कमर से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो साइटिका हो, है ना, जब गर्दन पीछे की ओर जा रही है तो सर्वाइकल की दिक्कत भी ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में आपका भुजंगासन फायदा करेगा। पेट पीछे की ओर खिंच रहा है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म, है ना। पेट पीछे की ओर जा रहा है, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। छाती पूरी फैल रही है तो श्वसन तंत्र की जो परेशानी है वो ठीक हो जाएंगी। तो बहुत ही कारगर है ये, शरीर के लिए बड़ा ही अच्छा है और आपके शरीर के भीतर स्फूर्ति पैदा करता है, आपके भीतर से आलस्य को खत्म करता है, प्रमाद को खत्म करता है। एक पेट के बल वाला आसन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सहज, सब जानते हैं। मैं पवन मुक्तासन आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले शवासन में आते हैं। दोनों पैरों में लगभग मैट जितनी दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, कमर से 4 इंच की दूरी पर, गर्दन सीधी, शरीर को ढीला करेंगे, श्वास पर ध्यान टिकाएंगे। फिर दोनों पैरों को मिलाते हैं, दोनों हाथ की उंगलियां आपस में फंसाते हैं, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, पैर के पंजे को बाहर खींचते हैं, खींचकर रिलैक्स हो जाते हैं। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर रखते हैं, अपने सीधे पैर को मोड़कर हाथों से ऐसे, और घुटने को श्वास छोड़ते हुए, दबाते हुए अपनी नाक को घुटने के पास लेकर जाने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि अगर आप इतना उठें तो इतना काफ़ी है, इतना उठें तो इतना काफ़ी है, और इतना उठ जाए तो इतना काफ़ी है। जितना आपसे हो उतना करें। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को घुटने के पास लेके जाना है, ये ध्यान रखें। नाक को श्वास छोड़ते हुए लेके जाना है ऐसे। ये एक
प्रिकॉशन है कि अगर मान लीजिए मेरी कमर में दर्द है तो मैं क्या करूँगा, मैं गर्दन को नीचे ही रखूँगा और घुटने को ऐसे दबा के रखूँगा, मैं सिर को नहीं उठाऊँगा अगर मेरी कमर में दर्द है तो। और अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो मेरी कमर के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। पेट को अंदर की ओर खींच लेते हैं इस दौरान, फिर श्वास को भरते हुए पैर को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार श्वास को छोड़ते हुए सिर को पास लाते हैं, इस तरह से करते हैं। अगर कमर में दर्द है तो नीचे रखते हैं, कमर में दर्द नहीं है तो श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने के पास ले आते हैं, श्वास भरते छोड़ते हैं। इस दौरान आप होल्ड कर देंगे और आपको करना है होल्ड। मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं होल्ड नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप करेंगे होल्ड। फिर आप दोनों पैरों के साथ भी कर सकते हैं। विश्राम। कभी भी आसनों से अगर आप निकलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं तो दोनों घुटनों को मोड़ें, कोई भी एक करवट लेकर बैठ जाएं। ये एक सहज तरीका है बैठने का। चलिए, समय को देखते हुए मैंने कुछ आसन आपको बताए। अब बात यह है कि योग एक जीवन शैली कैसे है, ये जो आज का मुद्दा है, आज का जो विचार है, आज का जो सत्र जिस विचार के ऊपर है, ये तो जो मैंने अभी करके देखा ये तो करना ही है, इसको तो किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है। इसके अलावा सुबह उठते ही आप 2 से 3 गिलास पानी पीजिए। कोशिश करिए कि 3 से 5 गिलास तक आप जा पाएँ। पानी पीने के लिए आप ऐसे भी पी सकते हैं जैसे मैं भी बैठा हुआ हूँ, ठीक है। कुर्सी पे बैठ के पी सकते हैं, बेड पे बैठ के पी सकते हैं, किसी और जगह बैठ के पी सकते हैं। मैंने बोला बैठ के पी सकते हैं, मैंने नहीं बोला खड़े होकर पी सकते हैं। पानी खड़े होकर कभी नहीं पीना, कभी भी नहीं पीना, बैठ कर पीना है, ठीक है। एक अवस्था है ऐसे उकड़ू होकर बैठना। अगर आप ऐसे बैठकर पानी पीते हैं तो सोने पे सुहागा। जिनके घुटनों में गैप है या दर्द है वो इस तरह ना बैठें, क्योंकि अब उनके घुटने इस आसन में बैठने योग्य नहीं रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने इस आसन में बैठने योग्य रहें तो अभी से बैठना स्टार्ट कर दीजिए। घुटनों में परेशानी होने के बाद आपके लिए बैठना संभव नहीं हो पाएगा, हो तो जाएगा। योगा अभ्यास करके अगर आप अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लें, इतना सुधार कर लें स्वास्थ्य में कि आप ऐसे भी बैठ पाएँ, तो जो लोग सोचते हैं कम से कम वो जरूर बैठे। मैं इस बात के लिए सबसे कहूँगा इस तरीके से बैठें। आप देख रहे हैं कि ये जो मेरी जो पिंडलियाँ हैं वो मेरी थाई मसल से दब रही हैं। यहाँ डिम्ब ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ पे यहाँ पर डिम्ब ग्रंथियाँ होती हैं जो पुरुष संबंधी रोगों में, स्त्री संबंधी रोगों में बड़ी मददगार होती हैं। महिलाओं में प्रेगनेंसी इशू बहुत आ रहे हैं आजकल, फर्टिलिटी का बहुत इशू है। अगर वो इस तरीके से बैठे तो वो इशू नहीं होगा, क्योंकि डिम्ब ग्रंथियाँ दबेंगी। तो इस तरीके से देखिए, पहले ज़माने में लोग यूरिन भी ऐसे ही करते थे और मोशन भी ऐसे ही करते थे। आजकल लोग वेस्टर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं और घुटने जाते जा रहे हैं। तो अगर संभव है तो आप वेस्टर्न को छोड़ दीजिए और इंडियन पॉट पर ही मोशन जाइए। बेस्ट तो ये है। एक तो ये सुबह सुबह का मैंने आपको बताया कि पानी आपको ज़रूर पीना। सुबह जो पानी है वो पानी नहीं है, ऊर्जा है, ऊष्मा है। उसे कहा गया है ऊषा पान। ऊषा पान करना, आपने ऊषा का पान किया है, ऊर्जा का पान किया, पानी नहीं पिया आपने। तो सुबह सुबह जो आप पानी पीते हैं, मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं है अभी कि ये कैसे काम करता है, इसे ऊषा पान क्यों कहते हैं, इसकी भी वजह है। और फिलहाल आप इतना समझ लें कि सुबह सुबह जो आप पानी पी रहे हैं वो अमृत पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। तो खाली पेट आप पानी पिए, उसके आपको अद्भुत लाभ मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने योगाभ्यास प्राणायाम किया अपना पूरा। उसके बाद जब आप योगाभ्यास करने के बाद पहले कुछ खाएं तो वो जैविक होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। जैविक आहार, जैविक आहार में क्या आता है? अंकुरित, जिनके अंदर प्राण है। आप जानते हैं कि जब अंकुरित है उसके अंदर उसके मतलब प्राण मौजूद है, उसमें जीवन मौजूद है, उसमें वो जैविक है क्योंकि उसके अंदर जीवन है। अब जब आप जीवित आहार खाएंगे तो वो जीवित आहार शरीर को और जीवन पैदा करेगा। इसीलिए अंकुरित, चाहे मूंग हो, चाहे चना हो, चाहे मोठ हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे मेथी दाना हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करना है, आनंद आ जाएगा जीवन में। और उसके बाद आप फल भी खाएं।
सुबह के समय फल खाएं। इस अंकुरित आहार के साथ आप फल लें। फल में क्या क्या ले सकते हैं? जो भी मौसम के फल आते हैं वही खाएं, क्योंकि मौसम में जो फल आते हैं वही खाने के योग्य होते हैं सही मायने में, क्योंकि वो उस मौसम के हिसाब से प्रकृति ने हमें दिए हैं। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें मौसम के हिसाब से खाना है फलों को। तो ये भी एक व्यवस्था चल रही है। ये जो आहार है ना, वो भी योग का एक हिस्सा है। दिन के समय की अगर आप बात करते हैं तो दिन के भोजन में सलाद आपको खानी है। भोजन में आप दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। दिन के भोजन में, दिन का भोजन मुझे लगता है 2 बजे से पहले पहले लोग कर लेते हैं, लगभग। तो दिन के भोजन में आपको छाछ और दही लेना है। दिन में 3 बजे के बाद आपको छाछ नहीं लेना है। रात्रि के भोजन में आप हल्का लें, जितना हो सके उतना हल्का भोजन लें। 1 सब्जी 1 रोटी बस बहुत है। या फिर कुछ दलिया खा लें, मल्टीग्रेन दलिया खा लें, सादा दलिया खा लें। कोई ओट्स खा सकते हैं आप, अगर आप बाहर रहते हैं। और दलिया अगर आपको अच्छा है तो नमकीन दलिया खा सकते हैं। मतलब कुछ हल्का खाएं, इतना हल्का कि उसे पचाने में परेशानी कम आए। रात्रि में आप दूध ले सकते हैं, आवश्यक नहीं है। बाकी अगर दूध लेना तो रात्रि में ही लें। जैसे फलों का रस लेना तो सुबह लें, दही लेना, छाछ लेना तो दिन में लें, और अगर आपको दूध लेना है तो रात्रि में लें। इस तरह आप व्यवस्थित कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताया, अगर आप इस तरीके से आहार लेते हैं तो आपकी 90% बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। नहीं तो आप करके देख लीजिए। ठीक। एक महत्वपूर्ण बात और, पानी पीने का कुछ नियम बनाइए। भोजन करने के 1 घंटे पहले पानी पी लीजिए, जितना पीना है। भोजन करने के 1 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, जितना आप पी सकते हैं। उसके बाद पानी नहीं पीना। फिर आप भोजन कर लेंगे, भोजन करने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना, उसके बाद जरूर पीना है। ये ध्यान रखिएगा। भोजन करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, मगर उसके 1 घंटे बाद जरूर पीना है। जब आप भोजन कर लेते हैं और जब वो आपके पेट में, स्टमक में चला जाता है, तो उस वक्त कुछ एंजाइम्स आते हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो अपनी अच्छी क्वांटिटी में आते हैं, अपनी अच्छी स्ट्रेंथ में आते हैं। जैसे ही आप पानी पीते हैं तो वो डायलेट हो जाते हैं, पतले पड़ जाते हैं और उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो फिर वो वापस से अपने आप को गाढ़ा करते हैं और फिर आपके खाने को पचाते हैं। तो जो खाना 4 से 5 से 6 घंटे के अंदर पच जाना चाहिए था, उस खाने को डाइजेस्ट होने में 8, 10, 12 घंटे लग जाते हैं। तो आप अननेसेसरी अपने डाइजेशन सिस्टम पर जो लोड दे रहे हैं पानी पीने के बाद, वो ना दें। हमको बहुत बेकार ये आदत पड़ी हुई है कि हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। दूसरी बात, भोजन करने के तुरंत बाद आप आइसक्रीम कभी ना खाएं। अगर आप भोजन करने के बाद आइसक्रीम खा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए जहर खा रहे हैं। आपके पेट के अंदर तापमान कितना है? लगभग 37 डिग्री होता है, ठीक है, लगभग। और आइसक्रीम का तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना है? माइनस में होगा तभी फ्रिज है वो, 0 से नीचे। अब 0 से 37 डिग्री का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसे पेट कवर करेगा कि नहीं करेगा? पहले आपने आइसक्रीम खा तो ली स्वाद में, अब क्या करेगा कि पहले स्टमक उस आइसक्रीम को हीट करके अपने लेवल पे लेके आएगा, उसके बाद डाइजेशन शुरू करेगा। तो कर दिया ना कल। जो एनर्जी डाइजेशन करने में काम आती, खाने को जल्दी पचाने में काम आती, वो ऊर्जा सारी की सारी उसको हीट करने में लग गई। अब खाना लेट से पचेगा कि नहीं पचेगा? हो गई अपच, हो गई एसिडिटी, हो गया पेट का फूलना शुरू, हो गया आपका सारे केमिकल्स की वजह से गड़बड़। तो इसलिए तुरंत खाना खाने के बाद जो आइसक्रीम वाला कंसेप्ट है ना, इसके वहीं रहने दीजिए जो लोग कर रहे हैं। आपने को नहीं करना अगर स्वस्थ रहना है तो। लोग कहते कुछ नहीं होता, एक लंबे समय के बाद इनके असर आने शुरू होते हैं। ये शरीर एकदम से कभी खराब नहीं होता। इस शरीर के साथ हम बहुत सारी बदतमीजियां करते हैं, तब जाकर ये खराब होता है। तो ये मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आइसक्रीम कभी ना खाएं, कोई ठंडा पेय ना पिए, कोई फ्रिज का पानी ना पिए, कोई कोल्ड ड्रिंक ना पिए। खाना खाने के तुरंत बाद ये कभी ना करें। उसके बाद आपकी मर्जी करें ना करें, मैं तो कहूँगा नहीं करना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, पीना ही नहीं चाहिए। मगर फिर भी कभी कभार आपको लेना है तो भोजन के तुरंत बाद ना लें। कभी कभार ऐसा होता है, मन है तो ले लें, मगर भोजन के तुरंत बाद ना लें, 1-2 घंटे बाद लें, ठीक है? 2 घंटे 3 घंटे जब भी आप चाहें।
ज़्यादा देखिए वार्तालाप तो बातें तो इतनी सारी हैं कि वो घंटों चलती रहेंगी। तो मैंने आपको एक रूटीन बता दिया, क्या खाना है, कैसे खाना है वो भी बता दिया। जिन लोगों को वजन कम करना होता है उन्हें मल्टीग्रेन दलिया खाना है, जिन्हें वजन बढ़ाना है उन्हें जौ का दलिया खाना है, घी डाल के, घृत डाल के। घृत के साथ अगर आप दलिया खाते हैं तो वजन बढ़ाता है और उसका सकारात्मक प्रभाव शरीर पर जाता है। वजन कम करना है तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा लें, जिनमें रेशा है वो ज़्यादा खाएं। ठीक है, मैदा से बिल्कुल बचें, मैदा भूल जाएं, अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें जिनको वजन कम करना है। ठीक है, अगर आप हेल्दी आहार लेते हैं, योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं। अच्छा, एक क्रिया और सुन लीजिए, मैं जानता हूँ समय हो गया है। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको याद आ गई है तो बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी को पेट से बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि आज के समय में लोग डाइजेशन से बड़े परेशान हैं। आपको क्या करना है कि मान लीजिए मैंने सुबह नाश्ता करना है, कुछ ठोस आहार लेना है, सॉलिड कुछ कंटेंट मैं अपने आहार में रखता हूँ, तो मुझे उसको खाने से जस्ट पहले अपने उल्टे नाक को बंद करना है, सीधे नाक से श्वास को 30 बार भरना छोड़ना है। अब समझ रहे हैं, मैंने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद किया हुआ है, उल्टे हाथ वाले नासा छिद्र को बंद किया हुआ है, सीधे हाथ वाले नासा छिद्र से नाक के छेद से श्वास को भर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, भर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ये जो मैं सूर्य स्वर है, जिसे मैं कहता हूँ पिंगला नाड़ी, उससे श्वास को बार बार ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। उसके 30 करने के बाद आप खा लीजिए। कि तुरंत खा लें? हाँ, तुरंत खा लो, कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल 30 बार श्वास को भरो, छोड़ो और खा लो, यूं डाइजेशन होगा। अच्छा, उसके बाद जब भी कुछ लिक्विड लें, कुछ डाइल्यूट चीज़ लें, पानी लें, जूस लें, दूध लें, तो उसको कैसे लेना है? अपने सीधे वाले को बंद करिए, उल्टे नाक से श्वास को भरिए, छोड़िए। इसी गति से करना, नहीं आराम से भी कर सकते हैं, थोड़ा सी कोई जल्दबाजी नहीं है। आप इस गति से भी कर सकते हैं। श्वास को 30 बार लें, छोड़ें, पानी पी लें, जूस पी लें। इसका फायदा कि आप जो भी खा रहे हैं सब पचेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी खाएं। ठीक है, आपको खाना सुपाच्य ही है। ये लोग पेट से बड़े परेशान हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, सुबह गोली खा रहे हैं, शाम को गोली खा रहे हैं, एंटासिड पी रहे हैं, फिर भी आराम नहीं है, पेट फूले जा रहा है, हमेशा से पेट फूला ही रहता है, शरीर में हवा भरी रहती है, वात हमेशा बिगड़ा रहता है जिनका, उनके लिए ये रामबाण है। इतनी जल्दी कोई दवाई असर नहीं करेगी जितनी जल्दी ये असर करेगा। हमें करने का सही तरीका और सही कायदा पता नहीं है, नहीं तो दवाइयाँ तो जो असर क्या करेंगी, जो प्राणायाम और योगाभ्यास आसन असर करते हैं, बहुत ही गहरे असर हैं इसके। देखिए मेरे आसपास एक मिस्ट का, आप देख पा रहे होंगे, हल्का हल्का मिस्ट है। यह मौसम बड़ा सुहावना है, लुहावना है, बड़ा खूबसूरत मौसम है। ये मिस्ट, ये धुंध, चलिए आप सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा। देखिए ऑनलाइन में किसी को देख तो नहीं पा रहा हूँ, पर मुझे इतना पता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और बहुत से लोग मुझे सुनेंगे। तो जो लोग अब सुन रहे हैं उन सबका बहुत स्वागत है, जो भविष्य में मुझे सुनेंगे उन सबका भी बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आप जो भी सुने पूरा सुने, शुरू से लेकर अंत तक सुने और तसल्ली से सुने, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी औपचारिकता के रूप में नहीं बताया है। जो भी बताया है पूरी जानकारी के साथ सिखाने के उद्देश्य से बताया है। योग सहजता है, सरलता है। आप में से किसी के मन में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोई फलाना आसन अगर हम गहराई से कर पाते हैं तो वो योग है। योग शरीर का साधना नहीं है, सिर्फ शरीर का साधना नहीं है, योग मन का भी साधना है। देखिए भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चित्तस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योग भवति दुखा। अगर आप चाहते हैं कि ये योग आपके शरीर के, मन के, समाज के, आध्यात्मिक सब हर तरह से अगर आपको उन्नत बना सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। युक्त आहार विहारस्य, आहार और विहार दोनों के दोनों संयमित होने चाहिए। जीवन में खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना, भगवान ने तो यहाँ तक जिक्र कर दिया है कि अगर आप सो तो सपने भी संयमित हों। इतनी बड़ी बात कह दी है। तो संयम का इतना बड़ा रोल है। किसी भी चीज़ की अति मत करिए, अति सर्वत्र वर्जित है। तो हम अपने खाने पर संयम कर लेंगे, हम अपने सोचने पर संयम कर लेंगे, तो ये योग आपको 100% सही कर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ
साथ में जोड़ेंगे, श्वास को गहरा भरेंगे, छोड़ेंगे, मन की चेतना को शांत करेंगे, मन में उठने वाले विचारों को, उत्तेजनाओं को संयमित करेंगे, श्वास के प्रति सजग हो जाएंगे, श्वास को आते हुए देखेंगे, जाते हुए देखेंगे। ओम न सतो मा तद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।